मैं डॉक्टर मीनू सिन्हा चरण, इतिहास विभाग, जैन कॉलेज धुर्वा। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के छात्रों के लिए विषय लेकर आई हूँ। आज का विषय हमारा पेपर 6 से है, जिसमें मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ इटली में फासीवाद का उदय, राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ, वहीं दूसरी तरफ इटली में फासीवाद का उदय हुआ। कैटलबी के शब्दों में प्रारंभ में फासीवाद जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में उभर कर आया, लेकिन बाद में वह एक वाद अथवा सिद्धांत और विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली के रूप में विकसित हुआ। Fascism began as an instinct and only later developed a philosophy and a system of government. नाजीवाद का नेतृत्व हिटलर ने किया था, तो फासीवाद के नेता मुसोलिनी ने फासीवाद को शीर्ष तक पहुंचाया। प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था। जर्मनी मित्र राष्ट्रों का विरोधी था। फिर भी इटली में जर्मनी की तरह फासीवाद का विकास हुआ। 1860 में इटली में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन अचानक फासीवादी विचारधारा ने उसे जड़ से उखाड़ फेंका, जो यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। अब चर्चा मैं ये करना चाहूंगी कि फासी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। फासी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा फेसियो से हुई है। प्राचीन रोम वासियों ने छड़ियों के बंडल को फेजेस कहते थे और इसे सत्ता का प्रतीक मानते थे। फेसेस जो था वह शक्ति का प्रतीक था, एकता और अनुशासन का प्रतीक था। मुसोलिनी ने इसी शब्द से अपने आंदोलन को प्रेरित किया। उनके लिए एकता का महत्व बहुत ज्यादा था, इसलिए वे एक राज्य, एक झंडा और एक नेता में विश्वास रखते थे। फासीवादी लोग काली कमीज पहनते थे और उग्रवाद राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे सैनिक वाद पर विश्वास करते थे, तानाशाही के समर्थक थे। तानाशाह सर्वाधिक पूर्ण राज्य स्थापित करना चाहते थे। फासीवाद की परिभाषा देते हुए मुसोलिनी ने कहा था कि फासीवाद कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिनकी हर बात को विस्तार पूर्वक पहले से स्थिर कर लिया गया हो। फासीवाद का जन्म कार्य किए जाने की आवश्यकता के कारण हुआ है, अतः फासीवादी सिद्धांत होने के स्थान पर ही प्रारंभ से ही व्यवहारिक रहा है। फासीवाद और साम्यवाद की तुलना करते हुए मुसोलिनी ने कहा कि फासीवाद यथार्थ पर आधारित है, जबकि साम्यवाद सिद्धांत पर। हम सिद्धांत और विवाद के बादलों से निकलकर काम करना चाहते हैं। फासीवाद के अंतर्गत राज्य को सर्वोपरि माना गया है। मुसोलिनी का कहना था, राज्य के अंदर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं। All within the state, nothing outside the state, nothing against the state. अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ फासिज्म क्या है। फासीवाद के उदय के क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्रों के ओर से युद्ध किया था। उसे दक्षिण मोर्चे पर ऑस्ट्रिया का मुकाबला करने का कार्य सौंपा गया था, किंतु ऑस्ट्रिया की सेना कैपोरेटो के युद्ध में इटली को बुरी तरह पराजित किया था, जिसके बाद पियावे नदी की तट पर इटली द्वारा मोर्चाबंदी भी की गई थी। उसकी सहायता के लिए फ्रांस और इंग्लैंड की सेना भी आई थी।
और ऑस्ट्रिया को इटली ने जून 1918 में पराजित किया, जिसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड की सेनाओं की सहायता से इटली की सेना को विक्टोरिया वेनेटो के युद्ध में ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित किया, किंतु दम तोड़ते हुए ऑस्ट्रिया को इंग्लैंड, फ्रांस या अमेरिका की सेनाओं की मदद से पराजित करना कोई बहुत बड़े शौर्य की बात नहीं थी। इटली के निवासियों के लिए यह विजय बहुत महत्व नहीं रखता था। उनकी यह धारणा थी कि इटली की सरकार और सेना दोनों ही निर्बल है। विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा उसे 26 अप्रैल 1960 को लंदन की संधि के कारण मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ना पड़ा। इस संधि के अनुसार इटली को ट्रेंटिनो, ट्रिस्ट, इस्ट्रिया, फ्यूम के अलावा डेल्मेशियन तटीय क्षेत्र, ब्रेनर के दर्रों तक टिरोल क्षेत्र और अल्बानिया आदि दिए जाने थे। विल्सन ने इस गुप्त संधि को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इटली को केवल ट्रेनिटो, डेल्मेशिया के तट का कुछ भाग ही तथा दक्षिणी टिरोल से ही संतोष करना पड़ा था। फ्यूम, जिस पर इटली के निवासियों की आस लगी हुई थी, वह भी उसे नहीं मिला। इटली में चारों तरफ यह बात कही जाने लगी कि इटली की भावनाओं और विजयों पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। फ्यूम न मिलने से जनता बहुत ही दुखी थी और जिसका लाभ उठाकर सितंबर 1990 को डेंजियो नामक इटली के एक कवि ने फ्यूम पर अपना अधिकार कर लिया। क्योंकि फासिस्ट डेंजियो के साथ थे, अतः युद्ध में सैनिक फासिस्ट पार्टी से मिल गए। जनता गणतंत्र से नफरत करने लगी थी। इतिहासकार कैटलबी का यह मानना है कि विश्व युद्ध के बाद कुछ वर्षों में इटली की आर्थिक स्थिति जो संतोषजनक नहीं थी, जिसके कारण चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी और इटली की इस आर्थिक स्थिति का मुख्य कारण विश्व युद्ध में भाग लेना था और इस आर्थिक कठिनाई से इटली नहीं बच सका था। युद्ध का खर्च 12 अरब मुद्रा और माल की हानि 3 अरब होने का अनुमान लगाया जाता है। व्यापार की स्थिति अत्यंत अच्छी नहीं थी। जिस देश में असंतोषजनक संधि की गई हो और उनका उत्साह समाप्त हो गया हो, वहां आर्थिक संकट आना कोई बड़ी बात नहीं थी। इतिहासकार कैटलबी ने कहा कि साधारणतया इटली में कहीं किसानों का उपद्रव हो रहा था, कहीं मिलों में हड़तालें हो रही थी, तोड़ फोड़ हो रहे की वारदातें हो रही थी, साम्यवादी उग्र प्रदर्शन कर रहे थे तो कहीं मिलों में मजदूर वर्गों में अपना अधिकार कर लिया था, कहीं किसानों ने भूमि पर कब्जा कर लिया था। During the year following the war, Italy was full of disorder and discontent arising from financial and economic hardship. इसी वजह से चारों तरफ अव्यवस्था छाई हुई थी और लोग विद्रोह करने पर मजबूर थे। जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। There were agrarian riots, strikes, sabotage in the factories, and there are Bolshevist demonstration, and the workmen seized the factories and the peasant the land. इस प्रकार की अवस्था में इटली के निवासी अपने शासक को एक मजबूत स्थिति में देखना चाहते थे। इटली की पूर्ण तरह से अशांति का वातावरण था। फासीवाद इस अशांति
का अंत करने का एक प्रेरणा का स्रोत बना। इटली वासियों को फासीवादी विचारधारा पर विश्वास बढ़ने लगा और यह कहना गलत नहीं होगा कि मुसोलिनी की पार्टी को सर्वाधिक सफलता दिलाने का कार्य साम्यवाद के विस्तार और प्रचार और प्रसार से हुआ। साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से इटली की जनता पूर्णतया डर चुकी थी। पार्लियामेंट में नवंबर 1919 के निर्वाचन में समाजवादी 156 स्थान प्राप्त कर चुके थे। सम्राट का अंत हो, लेनिन के विचारों को लागू किया जाए, इस प्रकार के विचार पनपने लगे थे। ऐसा लगने लगा था कि इटली में मजदूरों की सरकार बन जाएगी, साम्यवादी विस्फोट होगा। देश में विचारक, राष्ट्रवादी और बड़े-बड़े भूपति इससे चिंतित थे। ऐसी परिस्थिति में मुसोलिनी ने अपनी पार्टी को लोगों के बीच में सुदृढ़ बनाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। हीगलवाद का विचार जर्मनी में तेजी से फैल रहा था। हीगल, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था और यह माना जाता था कि राज्य संसार की आत्मा है, वह व्यक्ति की महत्ता के स्थान पर राज्य की महत्ता पर बल देता था। उसके इन विचारों को इटली के फासीवादी विचारों पर विशेष प्रभाव पड़ा। फासीवादी हीगल के विचारों से भली भांति परिचित हुए और उन्होंने उसे अपनाने का प्रयास किया। मैरिनीटी नामक व्यक्ति ने इस आंदोलन का जो नेता था, उसने अपना विचार रखा और कहा कि एक मैं भविष्यवाणी करता हूँ, और भविष्यवादी आंदोलन के रूप में उसने कुछ भविष्य की बातों को बताया और मार्ग प्रशस्त किया। भूतकाल को भूलकर भविष्य के लिए मार्ग प्रदर्शित करने का वह पक्षधर था। मैरिनीटी के अनुसार इटली को अपने पराभाव को भूलकर अपने पराभाव को भविष्य में साम्राज्यवादी बनाकर मिटा देना चाहिए। उसके युद्धवादी आंदोलन के प्रभाव से फासी पार्टी की विचारधाराओं को बहुत प्रोत्साहन मिला। उपर्युक्त परिस्थितियों में फासीवाद को पनपने के लिए पर्याप्त समय मिला और उसकी भूमिका अत्यंत ही सराहनीय रही। भाग्य से उसे मुसोलिनी जैसा एक महत्वाकांक्षी नेता मिला, जिसने इटली में फासीवाद के पताखे को लहराया। इटली में 1922 से लेकर 1944 तक फासीवाद का बोलबाला रहा, और यह कहना गलत नहीं होगा कि फासीवाद के विकास में मुसोलिनी की भूमिका अत्यंत ही सराहनीय रही।